मुनीबा मंज़ारी पाकिस्तान की एक ऐसी महिला है जिसे आयरन लेडी भी कहा जाता है। मैंने अभी अभी यूट्यूब पर मुनीबा मंज़ारी की इंग्लिश स्पीच सुनी थी और उसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुनीबा मंज़ारी की इंग्लिश स्पीच पर 27 मिलियन व्यूज़ हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही कम व्यूज़ हैं, क्योंकि इतनी बेहतरीन स्पीच के लिए सिर्फ और सिर्फ 27 मिलियन व्यूज़ ये वाकई में कम है। इस स्पीच को सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि सफलता कैसे मिलती है और सफलता को पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन दोस्त, ये स्पीच इंग्लिश में है और हमारे देश की भाषा हिंदी है, इसलिए मैं इस स्पीच को हिंदी में और बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाऊंगा। आज शब्द सारे मुनीबा मंज़ारी के होंगे, मैं तो केवल उन्हें अपनी आवाज़ दूंगा। तो आप अपने मन को सारी चिंताओं से मुक्त कर दीजिए। आज आप वो सुनने वाले हो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो हम बिना किसी देरी के इस स्पीच को शुरू करते हैं। धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मैं एक सक्सेसफुल वुमेन बनूंगी, लेकिन एक वक्त के बाद मेरा सपना सपना ही रह गया। मेरे पति ने मुझको छोड़ दिया और मैं दर दर की ठोकरें खाती रही। मैं आपको शुरू से सब कुछ बताती हूँ। इस दुनिया में सब लोग मेरी नाकामयाबी देखते हैं, लेकिन मैं अपनी कामयाबी देखती हूँ। सब लोगों को यही लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकती हूँ। आपके जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसी होती है जो आपको तोड़ के रख देती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन घटनाएं आपको सक्सेसफुल बना देती हैं। और ऐसा ही ठीक मेरे साथ हुआ। जब मैं 18 साल की थी तब मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन मैंने अपने पिताजी से कहा कि अगर आपको मेरी शादी करने से खुशी मिलती है तो मैं आपकी खुशी को नहीं तोड़ूंगी, और मैंने शादी कर ली। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत के आगे किसकी चलती है। एक बार मैं और मेरा पति गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हमारी गाड़ी पलट गई। मेरे पति ने कैसे न कैसे करके अपनी जान तो बचा ली, लेकिन मैं उस गाड़ी के अंदर ही फंस गई और मेरी कलाई की हड्डी और गर्दन की हड्डी दोनों फ्रैक्चर हो गई थी और मेरा शरीर भी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और मैं अपने दिमाग से भी संतुलन खो चुकी थी। मुझे 4 महीनों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा। मेरे लिए वहाँ एक दिन 1 साल से भी ज़्यादा लग रहा था। मेरे कई सारे एक्सरे हुए, कई सारी रिपोर्ट आई। मुझे हर दूसरे दिन के बाद एक नए डॉक्टर देखने के लिए आते, लेकिन कोई भी मुझे ठीक नहीं कर पाया। तभी एक लेडी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम कभी भी चल नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हारे नीचे का शरीर पूरी तरह से पैरालिसिस हो चुका है, और तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो, क्योंकि तुम्हारा लीवर और ब्रेन फ्रैक्चर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। मैं ये सुनकर बहुत रोने लगी, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरे सपने अब मर चुके थे। मैं उस दिन पूरी रात रोई और बस यही सोचने लगी कि मेरा क्या होगा। तभी मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। तभी मेरी माँ ने कहा कि चिंता मत कर बेटा, ये दिन भी गुजर जाएंगे। लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और एक बार तो मैंने ये सोच ही लिया था कि मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। तभी मेरी माँ ने मुझे समझाया कि भगवान जो कुछ भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। क्या पता तुम्हारे साथ आगे इससे भी अच्छा हो। और ऐसे करके मैंने अपने मन को समझा लिया। पता नहीं उन शब्दों में कितनी ताकत थी। मैं उन शब्दों को सुनकर वापस से खड़ी होने लगी। मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जाग गई। तभी मैंने अपने भाई से कहा कि मैं जानती हूँ मेरे हाथ फ्रैक्चर हैं, लेकिन मैं इन हॉस्पिटल की सफ़ेद दीवारों को देख देख कर थक चुकी हूँ और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं अपने जीवन में रंग बनना चाहती हूँ। मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे पेंट दो, मैं कुछ पेंट करना चाहती हूँ। और मैंने हॉस्पिटल में अपनी पहली पेंटिंग पेन टच की। मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन घर वालों की ज़बरदस्ती कारण मैं नहीं बन पाई। लेकिन मैंने फिर से ठान लिया कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगी। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो मुझे पता चला कि बेड पर पड़े पड़े मेरी पीठ में अल्सर हो गए हैं, यानी कि इन्फेक्शन हो गया है। और डॉक्टर चाहते थे कि मैं बेड पर सीधी सीधी लेटी रहूं। 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीनों के लिए भी नहीं, बल्कि 2 सालों तक मैं बेड पर लेटी रही, और वो भी एक ही कमरे में। मुझे अंदर ही अंदर घुटन होती रही, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। जब मैं खिड़की से चिड़ियों को देखती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, और मैं उन चिड़ियों से कहती एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह ही आसमान में उड़ूंगी। मैंने इन 2 सालों में अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके हाथ पैर सही सलामत होते हैं। मैंने ये महसूस किया कि जब मैं बेड पर बैठना सीख जाऊंगी तब मैं उन लोगों को बताऊंगी कि बहुत खुशनसीब हो तुम लोग कि भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं।
तो फिर तुम क्यों अपने आप को अल्लाह की मानते हो? उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने डर से ज़रूर लड़ूंगी। हम सबके अंदर किसी न किसी बात का डर होता है, किसी चीज़ को पाने का डर, किसी चीज़ को खोने का डर, स्वास्थ्य का डर, पैसों का डर। हम हर वक्त आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, उस बात का डर। तो इसके ऊपर मैंने लिखना शुरू किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं इन सभी डरों से बाहर निकल आऊँगी। क्या आपको ये पता है कि मेरा सबसे बड़ा डर कौन सा था? मेरा सबसे बड़ा डर था मेरा डिवोर्स। मैं एक ऐसे इंसान के साथ रह रही थी जो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वो हमेशा मुझे छोड़ने के बारे में ही सोचता था और फाइनली अब उसे मौका मिल चुका था और मैंने भी ये सोच लिया था कि मैं उस इंसान को हमेशा के लिए फ्री कर दूंगी। जो इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता है तो क्या फ़ायदा उस इंसान के साथ रहने का? मैं अंदर से दोबारा टूट गई। भले ही मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन फिर भी मैं उनसे प्यार करती थी। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे खबर मिली कि मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं और ये जानकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और एक बार फिर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। मैंने उनको हैप्पी का मैसेज भेजा और लिखा कि तुम्हारा जीवन अच्छे से चले, उसके लिए ऑल द बेस्ट। मुझे आज भी पता है कि जो मैसेज मैंने किए थे वो सिर्फ बाहरी दिखावा था। रियल में मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मेरा दूसरा डर था कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख भरा था। तभी मैंने ये देखा कि इस दुनिया में न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनके कोई भी माता पिता नहीं है, तो फिर मैं क्यों ना ऐसे बच्चों को एडॉप्ट कर लूँ। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने बच्चे को गोद ले लिया। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे तो हाथ पैर ही नहीं है, पता नहीं दुनिया हमें स्वीकार करेगी या फिर नहीं करेगी, क्योंकि इस परफेक्ट लोगों की दुनिया में हम अनपरफेक्ट हैं। और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं लोगों को प्रोत्साहित करूँगी। मैं लोगों के सामने आने लगी और फिर एक बार मैंने डिसाइड किया कि मैं एक पेंटर बनूंगी और पाकिस्तान नेशनल टीवी में मैं काम करूंगी। और आज मैं कई सारे शोज कर रही हूं और वो भी पिछले 3 सालों से। मैं जब भी महिलाओं के बीच बोलती हूं, उनसे बातें करती हूं, तब मैं बहुत हंसती हूं। मेरे चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रहती है और लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम हंसते हंसते थकते नहीं हो। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि मैंने उन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया है जो मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दर्द देते थे। मैं अपने पास्ट को कभी भी याद नहीं करती हूँ। जो लोग मेरे हैं वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं है तो ये समझ लेना कि वो इंसान आपका कभी था ही नहीं। हमेशा अपने जीवन को ऐसे जियो कि ज़िंदगी कम पड़ जाए। ज़िंदगी हमेशा हंसती हुई बीतनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इसलिए उतार चढ़ाव से कभी भी घबराओ मत। आप बस अपनी पूरी जान लगा दो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आप अपने आप को कभी भी हारा हुआ मत महसूस करो, क्योंकि अगर आपने एक बार हार मान ली तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो जय हिंद दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।